CH41 वो जला हुआ निशान, निशानी है पहली मुलाकात की, इसे वो जलने का निशान मेरी वजह से मिला, पर कैसे, क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया था? उफ़फ़, मेरा दिमाग खराब कर दिया है इसने। पीटर खुद से बातें कर रहा था, फिर एक लंबा सांस भरी और चेहरे पर एक एटीट्यूड लाते हुए खुद से कहा, पीटर, मेरी बात सुनो, तुमने कभी किसी पर कोई हमला नहीं किया है। फिर अपने हाथों से अपनी जैकेट ठीक की और सड़क पर सामने देखने लगा। पीट उसके ऐसे रिएक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था, यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसा मैंने इसे पहली बार देखा था। पीट ने एक नज़र पीटर को देखते हुए मन में खुद से कहा। अब रात के 8 बज चुके थे, सड़कों पर चमकती स्ट्रीट लाइट्स और आसमान में अंधेरा किसी खूबसूरत नज़ारे को जन्म दे रहा था, पर फिर भी ना जाने एकदम से पीटर को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये मुझे क्या हो गया है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़रूर कुछ तो हुआ है। पीटर गाड़ी में बैठे बैठे फिर से खुद से सवालात करने लगा। हम पहुंच गए, 7 स्टार होटल के सामने गाड़ी ले जाते हुए पीट ने पीटर से कहा। जवाब में पीटर ने नकली हंसी से उसका जवाब दिया। कुछ देर बाद दोनों होटल के अंदर पहुंच गए थे। अंदर का नज़ारा बहुत ही अलग था, बाकी सब होटल्स की तरह यह एक आलीशान बिल्डिंग तो ज़रूर थी, पर यह एक तरह का खूबसूरत गार्डन भी था, जहां आप रहकर नेचर का मज़ा ले सकते थे। दोनों एक छोटे लेकिन तरह तरह के फूलों से सजे एक रास्ते से गुजरे और लिफ्ट के जरिए ऊपर की तरफ चल दिए। पीट ने पीटर का हाथ थाम लिया। पीटर फिर से एक बार असहज हो गया। जैसे ही लिफ्ट छत पर पहुंची, पीट ने पीटर की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया, फिर उसे आगे चलने को कहा। कुछ कदम चलने के बाद पीट बोला, जरा रुको। फिर उसने एक हाथ से इशारा किया और उसी वक्त पीटर से कहीं दूर छिप गया। पीटर ने आंखें खोली तो सामने सिर्फ अंधेरा पाया। वो थोड़ा घबरा गया और उसने एक दो कदम बढ़ाकर पीट को आवाज दी, पीट, आप कहाँ हो? मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तभी पीटर के पैरों के पास सीढ़ियों पर लाइट्स जल उठी। पीटर उन सीढ़ियों से लाइट जलने की दिशा में बढ़ चला, एक एक करके आगे तक का रास्ता रोशन होता गया। जब पीटर सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरा तो आगे का रास्ता एक फ्लो एक्वेरियम जैसा था, जिसे देखकर पीटर के चेहरे पर खुशी छा गई। कुछ कदम चलने के बाद सामने एक गोलाकार में बनी जगह नजर आई। जैसे ही पीटर वहां पहुंचा, उसके एक कदम रखते ही वहां की लाइट्स जल उठी। एक छोटा ओपन हट जो सफेद और गुलाबी फूलों से सजा हुआ था। तभी सामने जहां से लाइट्स जलना शुरू हुई थी, वहां एक लेड स्क्रीन ऑन हुई और एक फिल्म शुरू हुई। सबसे पहले पीटर के स्कूल की फोटोज आना शुरू हुई और साथ ही टर्न टाइप का टाइटल ट्रैक प्ले हुआ। लगभग पीटर की हर दिन की फोटो थी उस स्क्रीन पर। आखिरी में स्क्रीन पर पीटर का अभी अभी का फोटो डिस्प्ले हुआ। उसके साथ ही स्क्रीन पर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा था, आई लव परिक्रमा करते दिल, माई लव वेरी मच, बी जेड माई लव इज पीटर ऑगस्टिन। धक धक करता दिल, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। उसी समय एक परछाई स्क्रीन ले आ गया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। कुछ पलों बाद वो परछाई पीटर के पास पहुंच गई। जैसे ही पीटर ने गौर से देखा, वो पीट था जिसके हाथों में एक बड़ा सा बुके था, जो कि लाल गुलाबों से भरा हुआ था, जिसकी महक चारों तरफ फैल गई थी। पीट आगे बढ़ा और पीटर के सामने घुटने पर बैठ गया और कहा, पीटर अगस्टिन, ये तुम्हारे लिए। जैसे ही पीट ने ये कहा, चारों तरफ की लाइट्स जगमगा उठी। पीटर ने जैसे ही नजरें उठाई, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पीटर अब तक समझ रहा था कि वो और पीट उस जगह अकेले हैं, पर वहां तो पूरा टेरेस मेहमानों से भरा था। सब एक साथ उसे हाँ कहने और फूल लेने के लिए कहने लगे। पीटर अचानक इस तरह के इजहार से चौंक गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसे फूल ले लेना ही ठीक लगा। फिर उसने पीट की तरफ देखा, जो अभी तक घुटनों के बल बैठा था और फूल उसके हाथों में थे। पीटर ने पीट को हल्की सी मुस्कान देते हुए उसके बुके को ले लिया। ऐसा करते ही चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। पीट ने उठकर उसे गले से लगा लिया और उसे थिनकू कहने लगा, मैं ये जानता था कि तुम इतनी जल्दी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, और मैं तुम्हें सबके सामने अपना बता देना चाहता था, इसलिए मैंने इन फूलों का सहारा लिया। बहुत शुक्रिया पीटर। पीट ने बिना सांस लिए पीटर से ये कह डाला। अगले ही पल पीटर से सबका मिलना जुलना शुरू हो गया। सब पीटर से बात करना चाहते थे, इसलिए पीट ने उसे कुछ देर मेहमानों के साथ छोड़ दिया। कुछ समय बाद पीट आया और पीटर से फोन देने को कहा। पीटर, अपना फोन दो मुझे। क्या? पर क्यों? पीटर ने हैरानी से पूछा। गिफ्ट आपको सिर्फ देखने को नहीं दिया है, आपका फोन चाहिए ताकि सारा डेटा आपके नए फोन में ट्रांसफर कर पाए, बस इसलिए आपका फोन चाहिए। पीट ने पीटर के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, पर इसमें कितना टाइम लगेगा? पीटर ने फोन आगे बढ़ाते हुए पूछा। तभी पीट के पास खड़े एक लड़के ने जवाब दिया, सर, सिर्फ 20 मिनट। पीटर ने कुछ सोचा, फिर फोन उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया।
एक बार फिर से सबका मिलना जुलना शुरू हुआ। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद पीट ने पीटर से कहा, पीटर अब चलो कुछ खा लो, बहुत देर हो चुकी है। दोनों फिर से उस गोलाकार हट के पास पहुंच गए। अब वहां 2 कुर्सियां और एक गोल टेबल सजा दिया गया था, जिस पर लजीज खाना परोसा गया था। पीटर ने कई दिनों से ऐसा लजीज खाना नहीं खाया था। पीटर और पीट ने खाना शुरू ही किया था कि पीट का फोन बज उठा। पीट ने फोन कीपर पर देखा तो कॉल बिली का था। उसने फोन काट कर साइड में रख दिया। उसी समय कॉल फिर से आया। पीट ने एक बार फिर से दुख कॉल बिली का ही था। उसने फोन बजने दिया। कॉल बजकर बंद हो गया। एक बार फिर से फोन बज उठा। इस बार कॉल सेंट का था। पीट ने यह सोचकर फोन पार्टी रख दिया, क्योंकि उसे लगा ये दोनों उसे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। ऐसा 3 बार फिर से हुआ। अब पीट ने अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया। दोनों ने अच्छे से खाना खाया। अब रात के 11 बज चुके थे। धीरे धीरे सब मेहमान भी जा चुके थे। पीट ने पीटर से कहा, मेरे साथ चलो, एक सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर पीट उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के एंट्री लॉन में ले आया। वहां होटल का स्टाफ खड़ा था और एक गिफ्ट की तरह एक बेहद बड़ा बॉक्स वहां था। इसे खोलो पीटर। पीट ने पीटर से कहा। पीटर आगे बढ़ा और उस बॉक्स पर बंधे रिबन को खोल दिया। अब उसके सामने एक गहरे नीले रंग की चमचमाती रोल्स रॉयस खड़ी थी, जिसे देख वहां खड़ी लड़कियां जलन से भर गई थीं। सबको पीटर से जलन हो रही थी। सबके सब उस गाड़ी और पीटर दोनों को गौर से देख रहे थे। फिर पीट आगे बढ़ा और एक छोटा गिफ्ट पैक उसे देकर कहा, ये आज से तुम्हारी पर्सनल कार है। फिर उस गिफ्ट को खोलकर गाड़ी की चाबी पीटर के हाथ में थमा दी। सबने जोरों की तालियां बजाई। पीटर तो आज किसी और ही दुनिया में था। आज उसकी जिंदगी बदल गई थी, जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक आदमी जिसने पीटर का फोन लिया था, वो आ गया और बोला, सर आपका फोन, आपका सारा डेटा आपके नए फोन में डाल दिया है। एक बात और सर, जैसे ही आपकी सिम ऑन हुई, आपके फोन पर 2 लोगों के कई फोन आए हैं, आप उन्हें कॉल कर लीजिए। पीटर ने फोन उससे ले लिया और फोन देखने ही वाला था कि पीट ने उसे वहां से घर चलने को कहा। दोनों कार की तरफ बढ़ चले। पीट ने कार का दरवाजा खोला और पीटर को अंदर बैठा दिया। फिर पीट अपनी सीट की तरफ जाने के लिए दूसरी चल दिया। उसने अभी कार के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि उसका फोन फिर से बज उठा। इन्हें एक बार अच्छे से समझा ही देता हूँ, पीट में खुद एक गुस्से से कहा और बिली का कॉल पिक किया। अब क्या होगा जब इन दोनों को सब पता चलेगा? क्या इस गलती की सजा सिर्फ काओ को मिलेगी या फिर इसके साथ कई जिंदगियों में तूफान आएगा? क्या पीट को अपनाएगा पीटर और काओ कैसे बेचेगा? फाइटर के कहर से जानने के लिए आगे के भाग जरूर पढ़ें। CH42 हाथ मत लगाना मेरे अर्थ को। पूल का दृश्य। अर्थ अर्थ उठो, अर्थ देखो मेरी तरफ देखो, उठो उठो अर्थ अर्थ तुम क्यों नहीं आंखें खोल रहे? फाइटर पूल के अंदर ही अर्थ का चेहरा अपनी बाहों में लेकर जोर जोर से अर्थ का नाम लेकर चीख चीख कर रो और चिल्ला रहा था, जिसे देख आस पास खड़े सब लोगों का दिल दहल गया था। फाइट पहले अर्थ को पूल से बाहर निकालो। बिली ने आगे बढ़कर फाइटर पूल में खड़े फाइटर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपने हाथ मेरे कंधे से हटाओ। तुम सब मेरे दुश्मन हो। अगर अर्थ को कुछ भी हुआ तो याद रखना, तुम सबको और उस काऊ को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही बिली का हाथ फाइटर के कंधे से छुआ, फाइटर ने बिजली की तेजी से चिल्लाकर उसका हाथ झटका दिया। उसकी आंखों में खून सवार था। बिली और बाकी सब फाइटर का ये रूप देखकर सुन्न हो गए। काऊ के तो जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। उसे इस हद तक के रिएक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सेंट और बिली ने हिम्मत करके फाइटर से फिर से बात की, इस वक्त ये जरूरी नहीं है फाइट। अर्थ को जल्दी से पूल से बाहर लाना होगा हमें। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो पहुंचने ही वाले हैं। देखो अगर अर्थ पूल के पानी में रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस बार सेंट ने फाइटर को समझाने की कोशिश की, पर इसे खतरा इस पानी से ज्यादा तुम लोगों से है, जो एक छोटी सी बात के बदले में उसकी जान तक लेने पर उतर आए। ऐसा कहते हुए फाइटर ने अर्थ को अपने सीने से लगा लिया और उसे पानी से बाहर लाने के लिए अपने हाथों में उठा लिया। बिली और सेंट जैसे ही उसकी मदद को आगे बढ़े, तभी फाइटर ने एक बार फिर से चिल्लाकर कहा, हाथ भी मत लगाना मेरे अर्थ को। फाइटर, जो कि एक फिट बॉडी वाला मस्कुलर लड़का था, एक ही बार में अर्थ को पूल से बाहर ले आया और उसे एक पल के लिए भी नीचे नहीं लेटाया, बल्कि अपने कंधे पर उठाकर रखा। अब तक पूल का सारा पानी अर्थ और फाइटर के खून से लाल हो चुका था। जैसे ही फाइटर ने गेट की तरफ जाने के कदम बढ़ाए, फिर से कांच के टुकड़े उसके पैरों में चुभने से फर्श खून से भर गया। उसी वक्त एम्बुलेंस की आवाज आई और अगले ही पल अर्थ एम्बुलेंस में था। उसके पास फाइटर अर्थ का हाथ अपने हाथों में दबाए हुए था और लगातार बुरी तरह रोए जा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द बार बार निकल रहे थे, अर्थ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। यही शब्द दोहरा दोहरा कर फाइटर किसी बच्चे की तरह बिलख रहा था। एम्बुलेंस के पीछे 2 गाड़ियां और आ रही थी।
जिसमें सेंट, बिली और उनके और भी कई दोस्त थे जो उस वक्त पार्टी में मौजूद थे। वहां से आने से पहले बिली और सेंट ने काव पर बुरी तरह गुस्सा किया, फिर उसे कुछ दिनों तक वहां से दूर चले जाने को कहा। अब सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ये वही हॉस्पिटल था जहां बोन अर्थ को लेकर आया था। ये बैंकॉक का सबसे बड़ा अस्पताल था और इसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इन 5 परिवारों के लिए था, क्योंकि ये अस्पताल फाइटर के घर वालों का ही था। सेंट और बिली जल्दी से उस तरह भागे जहां अर्थ को ले जाया गया था। इतनी सी देर में ही सब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच भी चुके थे। असल में फोन पर बिली ने पहले ही डॉक्टर्स को सब समझा दिया था, इसलिए सब पहले ही तैयार थे। बिली और सेंट ओटी के बाहर पहुंचे। उन्होंने जो देखा वो देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ओटी के बाहर फाइटर जमीन पर बैठा था और अपना सर घुटनों में रखकर जोर जोर से रो रहा था। उसके मुंह से बस अर्थ तुम्हें कुछ नहीं होगा सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे। तभी उन दोनों के पास से एक नस निकली। सेंट ने उसे रोककर पूछा, आपने फाइटर के पैरों पर पट्टी क्यों नहीं की? अभी तक उसे कुछ हुआ तो आप सबको जवाब देना होगा। सर, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को फाइटर सर ने सिर्फ और सिर्फ मरीज का इलाज करने को कहा और सबको वहां से जाने को कह दिया। इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुन रहे, बहुत गुस्से में है। वैसे आज तक मैंने सर को इतने गुस्से में नहीं देखा। वो नज अभी अपनी बात कह ही रही थी कि बिली ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं। फिर वो नज वहां से चली गई। बिली और सेंट एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। फाइटर जो बिना तैयार हुए कभी बाहर नहीं जाता, एक एक चीज चुनकर पहनने वाला, जो अगर कहीं 2 मिनट के लिए भी जाना होता है तो पूरी तरह तैयार होकर ही निकलता है। आज वो ही फाइटर एक हवाई शर्ट, एक पजामे और नंगे पांव वैसे ही फर्श पर बैठा था। उसके कपड़े गीले थे, उसके पैरों से खून बह रहा था जिसका उसे एहसास तक नहीं था। अपने दोस्त को इस हालत में देखना उस दोनों को अंदर तक हिला रहा था। तभी बिली ने कहा, हमें अर्थ के दोस्तों को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ, पर इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं, वो तो सो भी चुके होंगे, सेंट ने बिली से कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब फाइटर को कौन समझाए? बोन भी यहाँ नहीं है, बिली ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया। मैं पीट को कॉल करता हूँ, क्या पता वो अर्थ के दोस्तों में से किसी को जानता हो, सेंट ने अचानक से कहा। क्या किया है? अब तुम लोगों ने मेरे दोस्त के साथ? दोनों के पीछे से एक आवाज आई। ये आवाज थियो की थी। वो हैरानी और परेशानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। देखो, उसे कुछ नहीं होगा, यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, बिली ने उसे हौसला देने की कोशिश करते हुए कहा, पर ये किसी काम नहीं। और तुम लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? क्या कसूर है उसका? यही कि वो गरीब और मेहनती हैं। तुम लोग उसे जान से मारकर ही चैन लोगे क्या? थियो पागलों की तरह जोर से उन दोनों पर चिल्ला रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने कुछ सोचा और अपनी पैंट की जेब से फोन निकला और पीटर को कॉल्स करने लगा। इधर बिली और सेंट पीट को कॉल्स कर रहे थे और उधर थियो पीटर को फोन कर रहा था। अर्थ की जिंदगी और सेहत पर इस हादसे का क्या असर होने वाला था? क्या सिर्फ ये एक मामूली हादसा बन जाएगा या फिर इससे सबको कुछ ना कुछ सहना होगा? क्या बदलेगा कुछ या फिर से उन सबका कहर जारी रहेगा? काओ क्या वहां से चला जाएगा? क्या फाइटर एक की सजा सबको देगा? क्या होगा जब तोर पीटर और बाकी सबको इस बारे में पता चलेगा कि किलिंग ग्रुप के निशाने पर अब कौन होगा? सब आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा, जिसके लिए आप सबको कहानी के साथ जुड़े रहना होगा। CH-43 लफ्ज जो दिल के आर पार हो गए। फाइटर को अचानक किसी ने उसके कमीज के कॉलर से पकड़कर उठा लिया। इससे पहले कि फाइटर कुछ समझ पाता, एक जोरदार घुसे ने उसके जबड़े को हिला दिया और उसके बाएं तरफ के मुंह के हिस्से से खून ने बाहर आने का रास्ता बना लिया। फाइटर ने भी जवाबी हमले के लिए अपना हाथ उठाया, पर जैसे ही उसने देखा सामने कौन था, उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने हाथ नीचे कर लिया। एक और घुसा उसके मुंह पर रसीद कर दिया गया। ये कोई और नहीं बल्कि पीटर था। जैसे ही उसे पता चला अर्थ के साथ कुछ हुआ है, वो भागा चला आया। उस हॉस्पिटल के बाहर आते ही वो समझ गया कि अर्थ की इस हालत का जिम्मेदार फाइटर और उसके दोस्त है। उसे रिसेप्शन से पता चला कि अर्थ अभी ओटी में था। इस वक्त सब किसी ना किसी काम के लिए इधर उधर थे। बस फाइटर ओटी के बाहर बने सीट्स के बगल में जमीन पर बैठा था। जैसे ही पीटर ने उसे वहां देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने बिना कुछ कहे फाइटर पर हमला कर दिया
और फिर जोर जोर उस चिल्लाकर कहने लगा, तुझ जैसे लोग जानवरों से भी बदतर होते हैं, जानता था उसकी हालत का जिम्मेदार तू और तेरे घटिया दोस्त ही होंगे। क्या बिगाड़ा है मेरे दोस्त ने तेरा, बता किस बात का डर है तुझे, क्यों उसे जान से मारने के पीछे पड़े हो? याद रखना अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर उसने फाइटर को एक और घुसा दे मारा। इतनी देर में पीछे से पीट सेंट और बिलिया पहुंचे। पीटर को ऐसा करता देखकर बिली गुस्से में आ गया और पीटर की तरफ तेजी से दौड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, घटिया लड़के कहीं के, कि तू फाइटर पर हाथ उठाए। इतना कहते ही बिली ने पीटर को अपनी तरफ मोड़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, पर हाथ पीटर तक पहुंचा ही नहीं, उसका हाथ पीट ने पकड़ लिया था। बिली आंखें बड़ी करके उसके तरफ देखने लगा। पीट ने उसका हाथ झटक दिया और उसे चेतावनी देते हुए कहा, ये गलती मत कर देना बिली, उसे तो क्या, उसकी परछाई से भी दूर रहना। पीट की आंखों में एक अजीब सा जुनून और गुस्सा था, जिसे देख बिली की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहता। सेंट या बिली दोनों ही पीट को जानते थे, इसलिए उसके चेहरे के वो भाव देखकर दोनों ने चुप रहने में ही अपना भला समझा। अब दोनों को समझ आ चुका था कि पीट इतने सालों से अक्सर किसके लिए इतनी मेहनत करता था। अभी पीट बिली से उलझ ही रहा था कि पीटर ने रोते हुए पीट के सीने पर दोनों हाथों से वार करके उसे जोरदार धक्का दे दिया और नफरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सब एक जैसे हो, मुझे तुम सबसे नफरत है। एक नजर पीट की तरफ करते हुए अपनी अगली बात कही, जिसने पीट के दिल के लाखों टुकड़े कर दिए पल भर में। और तुमसे भी, मैं अब कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, वादा है तुमसे मेरा, अब कभी मेरे सामने मत आना। ये कहकर पीटर वहां से बाहर चला गया। पीटर के इन लफ्जों ने पीट के दिल को ऐसा धक्का दिया कि वो अगले ही पल जमीन पर किसी बेजान लाश की तरह धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। फाइटर जो पास में ही खड़ा था, फिर से किसी पागल या अनजान इंसान की तरह पहले जैसे जमीन पर बैठ गया। उसके पास ही पीट बेहोश पड़ा हुआ था, पर उसे किसी बात का होश नहीं था, वो बस एक जिंदा लाश नजर आ रहा था। अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर सेंट और बिली के दिल दहल गए। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। किसी तरह अपनी हालत संभालते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछे और भागकर पीट को उठाया और डॉक्टर के पास साथ वाले कमरे में ले गए। फाइटर अभी भी वहीं बैठा एक ही बात दोहरा रहा था, अर्थ तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज पहली बार इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ था। सब डॉक्टर, नर्स, यहाँ तक कि वार्ड बॉय, औरतों और सफाई करने वाले कर्मचारी तक, उन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिन लड़कों को कभी इन सब ने परेशान तक होते नहीं देखा था, आज वो सब बुरी तरह बिलख रहे थे। और सबसे हैरान कर देने वाला बिहेव तो फाइटर का था, जो किसी की तरफ देखना तक पसंद नहीं करता था, जो आम जगह पर बैठना तो दूर, जाना तक पसंद नहीं करता था, जो यूथ के लिए एक स्टाइल आइकॉन था, जो अपने शरीर पर एक हल्की सी खरोंच तक पसंद नहीं करता था, आज वो किसी की मार सह रहा था, वो भी बिना विरोध के। शरीर से लहू निकल रहा था, जगह जगह चोटें लगी हुई थी, नंगे पांव था। पीटर से लड़ाई में उसकी शर्ट का कलर एक तरफ से उखड़ गया था, उसे किसी भी बात का होश नहीं था। लगभग अब 1 घंटा बीत चुका था, सब वहीं मौजूद थे। एक तरफ पीटर थियो और तोर थे, और दूसरी तरफ फाइटर कमरे के दरवाजे से सटकर जमीन पर बैठा था। सामने की चेयर्स पर सेंट और बिली थे, सबके सब बेचैन और परेशान थे। पीटर रहकर फाइटर को कुछ ना कुछ कहता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसे कई बार न जाकर चेतावनी दे चुकी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और एक हल्की बेल बजी, जिसका मतलब था कि अब डॉक्टर्स बाहर आने वाले थे। क्या सब ठीक हो जाएगा, या फिर कोई नई मुसीबत सबके सामने खड़ी होगी? क्या होगा तब, जब बोन को इस बारे में पता चलेगा? पीट कब तक होश में आएगा? अब काव के साथ दोनों क्या करने वाले हैं? बस अब ये तो आगे ही पता चलेगा। आप सबको कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, ये तो अब आने वाला वक्त और चैप्टर्स ही बता पाएंगे। आप जुड़े रहिए और कहानी को एंजॉय करते रहिए, पर साथ ही कहानी को लाइक शेयर करना, और हाँ, मुझे अपने कमेंट्स से विचित मत करिए। CH44 कह दो ना, उसे कुछ नहीं हुआ। एक खूबसूरत शाम, समंदर का किनारा, और उसके दूसरे छोर पर उनींदी आंखों से अलविदा कहता सूरज। एक मन भावन दृश्य किसी के भी मन, आत्मा और जहन को अपने काबू में कर सकता है। ऐसी ही एक शाम ऑस्ट्रेलिया के समंदर की, थोड़ा साइड, हाँ हाँ बिल्कुल इसी तरह से। फिर एक साथ कई क्लिक्स की आवाज आई, इसी तरह 3 घंटे के बाद। ओक, आज के लिए इतना ही काफी है। पैकअप, एक चेयर से उठे हुए हैट पहने आदमी ने वहां मौजूद 30 से 35 लोगों से कहा। फिर सब लोग पैकिंग करने में जुट गए। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस कमाल की थी, जैसे ही ये मार्केट में उतरेगी, इसका हिट होना पक्का है। उस हैट पहने आदमी ने अपने हैंडसम मॉडल से ये बात कही। तभी पीछे से एक आवाज आती है, बोन बोन सर। एक आदमी जिसने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था, भागा भागा उसी की तरफ आ रहा था। दोनों उसकी आवाज सुनकर रुक गए।
क्या हुआ, विक्टर? ये बोन था जिसने मुड़कर उससे सवाल किया। उस आदमी ने अपने घुटनों पर हाथ रखा और झुककर तेजी से सांस लेते हुए एक हाथ बोन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बोन सर, कई घंटों से आपका फोन लगातार बज रहा है क्या? बोन ने उसके हाथ से फोन पकड़ते हुए पूछा। इस क्या में सवाल का पुट कम और हैरानी का स्थान ज्यादा था। बोन ने फोन लेते समय अपनी आंखें बड़ी की और इतने से समय में एक सवाल और फायर किया, किसके कॉल्स थे, बताओ मुझे। अब वो आदमी सीधा खड़ा हुआ और बोला, सर, 2 ही लोग थे जो आपको लगातार कॉल्स कर रहे थे। एक सेंट था और दूसरा, अभी उसने बात पूरी की भी नहीं थी कि परेशानी भरे अंदाज में उसके उस अधूरे वाक्य को बोन ने मंजिल दी। और दूसरा बिली था। जी हाँ, यही थे दोनों, सर। उस आदमी जिसका नाम विक्टर था, उसने झटपट बात पूरी की। उसी समय वो हैट वाला आदमी जिसका नाम आर्नल्ड था, उसने बोन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें मिस कर रहे हैं। जाओ बात कर लो बोन, हम कल मिलते हैं। जवाबी हमला काफी फीका था। बोन ने जैसे कि बड़ी मुश्किल से अपने होंठों को मनाया था हल्की मुस्कान के लिए, क्योंकि उसका दिल लगातार उसे ये बता रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है और ना जाने रहकर उसे अर्थ का ख्याल सता रहा था। इसलिए जैसे ही वो दोनों लोगों से दूर हुआ, उसने फोन अनलॉक किया और बिली को कॉल मिला दिया। ट्रिंग 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 ट्रिंग, बेल लगातार जा रही थी पर बिली फोन नहीं उठा रहा था। फिर बोन ने तीसरा फोन सेंट को लगाया। इस बार वैसा ही हुआ, बेल बजी पर फोन रिसीव नहीं हुआ। अब बोन की बेचैनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे ये यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत है। बोन सर, चले, आपका इंतजार हो रहा है। ये विक्टर था जो बोन को वहां से चलने के लिए आवाज लगा रहा था। बोन ने अपना फोन ना चाहते हुए भी अपनी जेब के हवाले किया और गाड़ी की तरफ चल दिया। बोन का होटल वहां से 20 मिनट की दूरी पर था, पर उसे आज ये 20 मिनट 20 सालों जैसे लग रहे थे। उसे बेसब्री से इंतजार था कि वो कब होटल पहुंचे और फिर से बिली या सेंट को कॉल कर सके। वो समझ गया था जब उसने सुना कि कॉल सिर्फ बिली और सेंट की थी। इसका मतलब साफ था कि मुसीबत का ताल्लुक सिर्फ किसी एक नहीं बल्कि पीट और फाइटर से भी था। काओ से उसकी बात अभी बंद थी। उस 20 मिनट के रास्ते ने बोन को उस हर संभव दुर्घटना से रूबरू करवा दिया था जिस हद तक वो सोच सकता था। वेदर ठंडा था, 6 डिग्री तापमान होने के बावजूद बोन पसीने पसीने हो गया था। जैसे तैसे अब होटल आ चुका था। बोन ने तेजी से दरवाजा खोला और किसी को भी विश किए बिना ही अपने कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ। सबको ये देखकर हैरानी हुई। कमरे का दरवाजा खुला, बोन अंदर आया। उसने फिर से दोनों को कॉल लगानी शुरू की। लगभग आधे घंटे के बाद बिली ने कॉल आखिरकार उठा ही ली। बोन जिर से चिल्लाया, कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थे तुम लोग? ना तुम फोन उठा रहे हो ना ही सेंट। मैं जानता हूँ कुछ तो हुआ है। पीट और फाइटर कहाँ है? बताओ मुझे अभी। और क्या अर्थ? ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? देखो बिली, कुछ छिपाने की कोशिश मत करना। एक साथ इतने सारे सवाल बोन ने बिली पर दाग दिए कि बिली को समझ नहीं आया कि वो पहले किसका जवाब दे, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अब बोन के सब्र का बांध टूटा और वो फिर से बोला, नहीं बोला नहीं, चिल्लाया इतनी जोर से कि उसके कमरे के बाहर से गुजर रहे दूसरे कस्टमर्स भी उसके दरवाजे को घुरकर देखने लगे। बिली, मेरा सब्र मत आजमाओ। तुम लोगों ने अर्थ के साथ क्या किया है? उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो है? बताओ अर्थ कैसा है? बोलो बिली, बोलो। बोन का गुस्सा आज बिली 20 सालों में पहली बार देख रहा था। जल्दी यहाँ आ जाओ, अर्थ को शायद तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो हम सबसे अब और नफरत करेगा अगर बस। इतना कहकर वो आगे कुछ नहीं बोला और एक पल के लिए चुप हो गया। इस चुप्पी ने बोन को बर्फ जैसा जमा दिया। अगर वो क्या? बिली, क्या? बोलो, उसे क्या हुआ है? क्या हुआ है उसे? नहीं, देखो प्लीज कह दो कि वो ठीक है। प्लीज बिली। बिली की कही बात और उसकी चुप्पी ने बोन को एक ही पल में पागल कर दिया। उसकी आवाज और बात अब चिल्लाने और पूछने से शुरू होकर गिड़गिड़ाने में बदल चुकी थी, जिसमें वो बिली से कहना चाहता था कि बिली, प्लीज ये कह दो कि अर्थ ठीक है, ना कि ये कहना कि वो खतरे में है। पर सच तो सच था। रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोन वही घुटनों के बल बैठ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था हॉस्पिटल में कि बोन का फोन इतनी देर में पिक हुआ? क्या मतलब था बिली के उन शब्दों का? जो कुछ भी हुआ था उसका परिणाम क्या होने वाला था? क्या कहा था आखिर बाहर ने ओटी से बाहर आकर जो बिली बोन को बताने में इतना हिचकिचा रहा था? ये तो अभी उस तबाही की शुरुआत भर थी जिसके शिकार आने वाले समय में ये सब बनने जा रहे थे। सवाल और उनके जवाब मौजूद होंगे आने वाले चैप्टर्स में। कमेंट 7। CH45 वो या तो कोमा का शिकार होगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी। पेशेंट के सर पर 3 घाव थे, जिसमें से एक काफी खतरनाक था। हमने इलाज कर दिया है, ओटी से बाहर आते ही डॉक्टर ने सबसे कहा। शुक्र है वो अब ठीक है, बिली ने डॉक्टर की बात सुनते ही कहा।
सबने चैन की सांस ली, सबने एक साथ राहत की सांस ली, पर फाइटर डॉक्टर को ही देख रहा था, जैसे बिली ने उसकी बात काट दी थी। क्या बात है डॉक्टर, बताइए, फाइटर ने डॉक्टर के चेहरे को भांप लिया था। जैसे ही फाइटर की बात सबने सुनी, सब फिर से डॉक्टर की तरफ देखने लगे। डॉक्टर, मेरा दोस्त ठीक तो है ना? अभी आपने कहा कि आपने इलाज कर दिया है, फिर अब आप चुप क्यों हैं? पीटर फिर से तेश में आते हुए बोला। अब फाइटर बेकाबू हो गया, उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और बोला, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो बताओ क्या हुआ है उसे। फाइटर छोड़ो उन्हें, बिली और सेंट ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को फाइटर से दूर किया। डॉक्टर, अर्थ को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? थियो के चेहरे पर चिंता के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। हमें आप ब्लड चाहिए, डॉक्टर ने एक अधूरी सी बात कही। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, मंगवाओ जल्दी, फाइटर ने तुरंत कहा। सर, हमने सारे बैंकॉक और आसपास के सब हॉस्पिटल्स में पता लगा लिया है, कहीं भी इस ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। तो आप यहाँ मौजूद लोगों का ब्लड चेक कर सकते हैं, बिली ने समझदारी से कहा। नहीं सर, दरअसल पेशेंट का ग्रुप आम नहीं है, ये बहुत ही रेयर होता है, इस तरह के केस बहुत कम होते हैं, इसलिए ये ब्लड ग्रुप भी आसानी से नहीं मिलता। डॉक्टर ने मुश्किल कहा है इस बात की जानकारी सबको दी। पर उसे हुआ क्या है? आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, फाइटर ने एक बार फिर से डॉक्टर को घेरा। डॉक्टर बौखला गया और आखिरकार डरते डरते उसने मुंह खोला। सर, बात यह है कि अर्थ की जान खतरे में है। उनके सर पर 3 घाव थे, जिसमें से 2 ज्यादा गहरे नहीं थे, पर उनमें से खून काफी बह चुका था, और तीसरा घाव। डॉक्टर फिर से रुक गया। तीसरा घाव क्या? बोलो डॉक्टर, फाइटर जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज में इतना गुस्सा और जुनून था कि वहां खड़े सब लोग डर गए, सबके रीढ़ की हड्डी तक सिरहन महसूस हुई। सर, वो तीसरा घाव काफी गहरा और नाजुक जगह पर था, कांच अंदर तक घंस गया था, इसी घाव की वजह से अर्थ बेहोश हो गया था, पर अच्छी बात ये थी कि हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुसीबत इस बात की है कि खून बहुत ज्यादा बहा है, और पेशेंट पहले से ही काफी कमजोर था, शायद डाइट की कमी की वजह से, इसी वजह से इस चोट ने उसे खतरे में डाल दिया है। सर, अगर 4 घंटे में ब्लड नहीं मिला तो के कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत हो सकती है। डॉक्टर ने ये कहते ही अपनी नजरें नीची कर ली। ये सुनते ही पीटर जमीन पर बैठकर रोने लगा, बाकी सबकी भी आह निकल गई, पर फाइटर ने कांपते हुए हाथों से एक बार फिर से डॉक्टर को कॉलर से पकड़ लिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करो लेकिन उसे बचाओ, चाहो तो मेरा खून निकाल लो, मैं एक एक बूंद अपने खून की देने को तैयार हूँ, बस किसी भी तरह उसे बचाओ। फाइटर उसे बचाओ कहकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर बैठे हुए जोर जोर से रोने लगा, उसको कुछ होश नहीं था, उसकी तो जैसे दुनिया बिखर गई थी। वहां मौजूद हर शख्स ने जब फाइटर की हालत देखी उनकी आंखें भी छलक आई। फाइटर ने एक बार फिर से डॉक्टर की तरफ देखा और एक हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर डॉक्टर के पांव पकड़कर गुड़गिड़ाने लगा, प्लीज उसे कैसे भी करके बचा लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे ठीक कर दो प्लीज, बदले में चाहे आप मेरी ही जान ले लो, पर वो जो अंदर है ना उसकी जान बचा लो प्लीज। जब सबने फाइटर को ऐसा करते देखा तो सबके होश उड़ गए, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बिली और सेंट को तो जैसे किसी ने 440 वोल्ट्स का झटका दे दिया था, कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका दोस्त इस तरह कभी किसी के लिए गिड़गिड़ा भी सकता था। थियो, तोर और पीटर को भी, जो भी वो देख रहे थे, उस पर यकीन नहीं हुआ। बिली ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बात संभाली और सबसे कहा, ये वक्त इस तरह हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि हमें ब्लड का इंतजाम करना है, इसलिए डॉक्टर को अपना काम करने दो और हमें अपना काम करना है। थियो, तो तुम जिन जिन लोगों को जानते हो, जल्दी से उनसे बात करो, मैं भी सबसे पूछता हूँ। हाँ, सही कहा, मैं भी सबको कॉल करता हूँ। सेंट ने भी बिली का साथ दिया, और फिर बिली और सेंट ने फाइटर को जमीन से उठाया। फाइटर अब पूरी तरह बेजान हो गया था। बिली ने फाइटर को चेयर पर बैठते हुए उसके चेहरे पर हाथ पटकते हुए उसे होश में लाने के लिए कहा, फाइटर फाइटर होश में आओ, अगर तुम अर्थ को खोना नहीं चाहते तो उठो और उसके लिए कुछ करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे ही फाइटर ने अर्थ का नाम सुना उसने बिली की तरफ अपनी नजरें घुमाई जो लगातार आंसुओं के हवाले थी, और फिर तड़पती निराश निगाहों से उसकी तरफ देखकर पूछा, वो ठीक तो हो जाएगा ना, बताओ मुझे, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। फाइटर ने इतना कहा और बिली से लिपट कर सिसकियां लेकर रोने लगा। बिली ने उसे संभाला और उसके सर में हाथ रख कर बोला, फाइटर, अभी रोने का समय नहीं है, हमें आखिरी तक एफर्ट करना है। मैंने क्यों ऑर्डर किया खाना, सब मेरा कसूर है, ना वो वहां आता ना ही उसके साथ ऐसा होता। फाइटर खुद को कोसने लगा। तभी बिली का फोन एक नज ने लाकर उसे दिया, जिसमें बोन की कॉल आ रही थी।
अब क्या होगा, क्या ब्लड मिलेगा, या फिर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा अर्थ दम तोड़ देगा, या वो कोमा में चला जाएगा, क्या असर होने वाला था इस घटना का। कॉलेज के आने वाले दिनों पर ख ग्रुप क्या तैयारी कर रहे थे, कोनन था उनके निशाने पर। सब जानने के लिए अगले चैप्टर्स का इंतजार करें और पढ़े ये मजेदार कहानी जिसमें प्यार, दुश्मनी, मिलना बिछड़ना सब शामिल है। CH-46 फाइटर का टूटकर तड़पना। रात के 2 बजे का समय। अचानक से 6 डॉक्टर्स अर्थ के कमरे की तरफ भागे चले आ रहे थे। सब वहीं मौजूद थे और लगातार सबके सब फोन पर बिजी थे। इस तरह को की आती टोली को देख सब घबरा गए। जल्दी करो, हमें इसी वक्त पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाना होगा, तैयारी करो, हेड डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर्स को ऑर्डर देते हुए कहा। सब जल्दी से ओटी की तरफ भागे। पीटर, तोर, बिली, सेंट, थियो सब डर गए। फाइटर इतना घबरा गया कि उसके हाथ से फोन ही नीचे गिर गया। उसने आगे बढ़कर डॉक्टर को पकड़कर कांपते हाथों और आवाज से बोला, क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज बताओ, ऐसे अचानक उसे क्यों ले जा रहे हो आप। देखो, हम सब कैसे भी करके ब्लड का इंतजाम कर लेंगे, प्लीज आप थोड़ा टाइम दे दो हमें प्लीज। डॉक्टर को अब फाइटर की हालत पर तरस आ रहा था। उसने फाइटर के हाथ थामे और फिर सबकी तरफ एक चिंता भरी नजर दौड़ाई। फिर एक लंबी सांस लेकर सबसे कहा, पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग अचानक से स्टार्ट हो गई है, इसलिए हमें अब जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी ही होगी, वरना उसकी जान भी जा सकती है। पर आपने तो कहा था सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तोर ने परेशानी भरे अंदाज में पूछा। ये सवाल वहां मौजूद हर कोई पूछना चाहता था, इसलिए अब सबका ध्यान डॉक्टर के जवाब पर था। ऐसा इसलिए मिस्टर तोर, क्योंकि पेशेंट ने कभी भी शायद सही से डाइट नहीं ली और ना ही पूरा रेस्ट किया है। इसी वजह से उसकी कमजोरी उसे ठीक नहीं होने दे रही। आप जितना जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम करें, क्योंकि अब समय बहुत कम है, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास। डॉक्टर ने उन्हें आगाह किया और वहां से चला गया। वो ठीक होता भी कैसे, उसके अंकल उसे जीने नहीं देते, और तुम सबकी मेहरबानी से इस महीने उसे फिर से पीटा जाएगा और उसे खाने तक के पैसे नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। पिछली बार भी उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। वो किसी से कुछ नहीं कहता कि वो कितनी मुसीबत में है। लोग उसकी चुप्पी को उसका घमंड समझते हैं, पर मेरा दोस्त दिल का बहुत अच्छा है। पीटर ने इतना कहा और रोते हुए चेयर पर बैठ गया। तोर और थियो उसे संभालने लगे। फाइटर ने पीटर के कड़वे लाफ्स चुपचाप नजरें झुकाकर सुने। झुकी नजरों से बहते आंसू जमीन को गिला करते जा रहे थे। ये गिरते आंसू उसकी दिल की हालत बखूबी बयान कर रहे थे। पर आज वो फाइटर जो हारना तो दूर, हर शब्द तक से नफरत करता था, आज वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसने जमीन से फोन उठाया और फिर से ब्लड के इंतजाम में लग गया। अब तक सबने लगभग हजारों फोन कर लिए थे, पर नतीजा शून्य था। एक बेहद बिजी व आलीशान क्लब का दृश्य। एक 23 साल का नौजवान लड़का, जिसने ब्लैक शर्ट, जीन्स और साथ में एक हाफ स्लीव्स की ब्लैक जैकेट पहनी थी। उसके कानों में दो दो बालियां थी, उसकी आंखें बिल्ली थी, बाल काले और उसके गले में 2 सिल्वर चेन्स थी, हाथों में कई अंगूठियां थी। बात उसके बॉडी की करे तो वो एक फिट बॉडी वाला टॉल हैंडसम बॉय था, जिसके गर्दन पर एक ड्रैगन का टैटू बना था, जो उसके कान के पीछे से शुरू होकर उसकी छाती तक जाता था। उसी लड़के के फोन पर किसी की कॉल बजती है। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए एक न्यूज़ है जो आपके बहुत काम आ सकती है। फोन के दूसरी तरफ से एक शख्स ने तेजी से अपने लफ्ज उल्टे मुद्दे की बात करो, उस लड़के ने एक सपाट तमाचे भरा जवाब दिया। इससे लग रहा था कि इस वक्त उसे किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस शराब की चुस्कियों के साथ क्लब के म्यूजिक का मजा लेना था। सर, यह न्यूज़ फाइटर और उसके ग्रुप के बारे में है। फोन के दूसरी तरफ का शख्स बोला। जल्दी बताओ, क्या न्यूज़ है। वो लड़का अपनी चेयर से तपाक से खड़ा हो गया, जिसे कुछ सेकंड्स पहले किसी बात में कोई रुचि नहीं थी। वो अचानक से किसी ऐसे शिकारी की भांति हो गया था, जिसे शिकार का इंतजार बरसों से था, और अब उसका शिकार उसके सामने आ गया था। तभी जवाबी हमले में बड़े ही रोमांचित अंदाज में दूसरी तरफ के शख्स ने सारी कहानी एक सांस में कह डाली। ओह, तो ये बात है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, तुम्हें इनाम कल सुबह मिल जाएगा। उस लड़के ने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए फोन के दूसरी तरफ मौजूद उस शख्स से कहा। और फिर वो लड़का जल्दी में कहीं निकल गया। एक बार फिर से लौटते हैं हॉस्पिटल की तरफ। क्या कहीं कोई मिला जिसका ब्लड ग्रुप मैच होता हो, बिली ने सेंट से पूछा। नहीं, अभी तक नहीं, कुछ लोगों ने कहा है वो औरों से पता करके 15 मिनट में इन्फॉर्म करेंगे। सेंट ने बिली को अभी तक की अपडेट देते हुए कहा। क्या तुम्हें कोई मिला, बिली ने पीटर और तोर से पूछा। बदकिस्मती से अभी तक नहीं, तोर ने जवाब दिया और फिर से अपने फोन से कॉल मिलाने लगा। अब फाइटर, क्या तुम्हें कोई डोनर मिला, बिली ने डरते डरते पूछा।
फाइटर ने जवाब में सिर्फ खामोशी अख्तियार की। बिली उसकी खामोशी का मतलब समझ गया। इस तरह करीबन 50 मिनट बीत चुके थे। सबके सब बुरी तरह से परेशान थे। इतने से समय में इन सब ने बैंकॉक के लगभग हर कोने में कॉल से बात कर ली थी, पर अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। चेहरे पर परेशानी और माथे पर पसीना लिए डॉक्टर ने उन सबको फिर से आकर आगाह किया। सबके सब अब और ज्यादा डर गए। सब इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। किसी से भी चेयर पर बैठा नहीं जा रहा था। पीटर और फाइटर तो लगातार रोते ही जा रहे थे। बिली और सेंट फाइटर को तसल्ली दे रहे थे और दूसरी तरफ थियो और तोर पीटर को संभाल रहे थे। कुछ समय और बीता। अब सबके पास कांटेक्ट खत्म हो चुके थे। सब वहां बैठे थे, पर एक अजीब सी खामोशी थी सबके बीच। समय गुजरता जा रहा था। घड़ी की सुइयां आज ऐसे भाग रही थी जैसे उनको पख लग गए थे। बिली, सेंट प्लीज कुछ करो ना, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ करो। डॉट प्लेयर्स कुछ तो करो। फाइटर ऐसा कहते हुए उनके आगे झुक गया और सिसकियां भर भर कर रोने लगा। अब थियो और तोर से भी फाइटर की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। जब थियो से नहीं रहा गया तो वो सामने की चेयर से उठकर फाइटर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, फाइटर हौसला रखो, अर्थ को कुछ नहीं होगा, तुम खुद को संभालो। थियो अंदर से डरा हुआ था, पर उसने फाइटर को हौसला दिया ताकि वो थोड़ा होश में वापस आ सके। फाइटर ने जैसे ही थियो को अपने पास देखा, उसने उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोला, तुम तो उसके साथ रहते थे ना हमेशा, दोस्त हो ना उसके, उसे बचा लो प्लीज, उसे बचा लो, कोई तो कुछ करो, कोई तो करो। फाइटर ऐसा कहते कहते बेहोश हो गया। बिली, थियो और सेंट ने उसे संभाला और उसे होश में लाने लगे। कुछ सेकंड्स बाद फाइटर होश में आ गया। शुक्र है तुम होश में आ गए, वरना हम तुम्हें भी पीठ की तरह एडमिट करवाने जा रहे थे, सेंट ने फाइटर से कहा। जैसे ही सेंट ने पीट का नाम लिया, बिली किसी सोच में पड़ गया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, याद आ गया। अचानक इस गमगीन माहौल में बिली के चेहरे पर खुशी छलक गई। आखिर क्या याद आया था उसे? ऐसा क्या था जो इस सिचुएशन में भी बिली को खुशी दे गया था? और ये कौन था जिसने फाइटर और उसके ग्रू अप की पल पल की खबर रखी थी? वो क्या करने वाला था आने वाले समय में? जानने के लिए आगे के चैप्टर्स को अपनी उपस्थिति जरूर दे। दोस्तों, आपके सहयोग से ही कहानी आगे बढ़ पा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए।